के अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया को सिकलिन के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में ब्लड का जो आकार होता है वो सिकल के आकार का हो जाता है। सिकल मतलब हंसिया आकार हो जाता है। हंसिया जो सब्जी काटते हो जानते ही हैं, तो सिकल के आकार का हो जाता है। जबकि नॉर्मल व्यक्ति में कैसे होता है, ये गोलाकार होता है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। खोज सिकल सेल एनीमिया या सिकलिन, इसकी खोज जेम्स बी हेरिक नामक वैज्ञानिक ने, डॉक्टर ने 1910 में किया था। पर्सन, किस पर्सन में ये बीमारी सर्वप्रथम देखा गया था, तो वह एक बच्चा था जिनका नाम था क्लीमेंट नोएल। क्लीमेंट नोएल नाम था उस बच्चे का जिसमें ये सिकल सेल एनीमिया सिकलिन की बीमारी जो है देखी गई थी। इलाज, जेम्स बी हेरिक के शिष्य अर्नेस्ट ई आयरन्स ने इस बच्चे का क्या किया था, इलाज किया था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि यह बीमारी कोई भी लक्षण उत्पन्न होता है तो उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। प्रत्येक लक्षण के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। तो ब्लड को आकार देने वाला भी कोई एक जीन होगा, ठीक है। तो हम आगे उसी को देखेंगे कि ब्लड को आकार देने वाला जीन कहां पर पाया जाता है। गुणसूत्र में, गुणसूत्र के किस नंबर पर यह पाया जाता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। जो ब्लड को आकार प्रदान करने वाला जीन होता है वह मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र में से किसी न किसी गुणसूत्र में है। तो ये आकार देने वाला, ब्लड को आकार देने वाला जीन पाया जाता है गुणसूत्र नंबर 11 के पी भुजा में पाया जाता है। यहां पर समझ लीजिए पी भुजा और क्यू भुजा, पी भुजा और क्यू भुजा लिखा हो। पी भुजा मतलब होता है गुणसूत्र का छोटा भुजा और क्यू भुजा मतलब होता है गुणसूत्र का बड़ा भुजा। यहां पर ब्लड तभी गोलाकार आकार ले पाता है जब ब्लड को आकार देने वाले जीन के जो एलील होते हैं वो प्रभावी समयुग्मजी हो। प्रभावी समयुग्मजी जिसे डोमिनेंस बोलते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंस बोला जाता है अगर ऐसा हो, या प्रभावी विषमयुग्मजी हो, डोमिनेंस हेटेरोजाइगस के रूप में अगर ब्लड को आकार देने वाले जीन के एलील होते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी स्थिति में जब जीन के एलील होते हैं तब ब्लड का जो आकार होता है वह गोलाकार बनता है। सामान्य ब्लड बनता है जो कि गोलाकार रहता है। इसी प्रकार जब ब्लड को आकार देने वाले जीन के दोनों एलील समयुग्मजी अप्रभावी होते हैं, ये प्रभावी को कैपिटल से और अप्रभावी को स्मॉल से प्रदर्शित किया गया है। तो दोनों जो एलील होते हैं वे अप्रभावी होते हैं। तब इस स्थिति में जो ब्लड का आकार है वह गोलाकार ना होके सिकल के आकार का हो जाता है, हंसियाकार
हो जाता है। यह एक प्रकार का ऑटोसोमल डिजीज है। ऑटोसोम मतलब मनुष्य का 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 1 से 22 जोड़ा तक का गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाता है, और 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। क्योंकि ये जो ब्लड को आकार देने वाले जीन है 11वें नंबर के गुणसूत्र के पी भुजा में है, इस कारण यह बीमारी ऑटोसोमल बीमारी है, और यह एक प्रकार का रिसेसिव बीमारी है। रिसेसिव मतलब अप्रभावी जब एलील होते हैं उस स्थिति में यह ब्लड सिकल के आकार का होता है, इस कारण यह ऑटोसोमल के साथ साथ रिसेसिव बीमारी है। स्वयुग्मजी अप्रभावी एलील के द्वारा होने वाली बीमारी है। चलिए अब हम लोग ब्लड में पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन है उनके बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य का जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है। एक जो हीमोग्लोबिन होती है वो 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन से मिलकर के बना होता है। एक अल्फा चैन में 141 एमिनो एसिड होते हैं और एक बीटा चैन में 146 अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चैन है, तो एक अल्फा चैन में 141 अमीनो एसिड, तो 2 अल्फा चैन बराबर कितने हो जाएंगे 282 अमीनो एसिड, और 2 बीटा चैन होते हैं तो एक बीटा चैन बराबर 146 अमीनो एसिड अमीनो अम्ल, तो 2 बीटा चैन बराबर 292 अमीनो एसिड 292 अमीनो अम्ल, और दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे क्योंकि 4 हैं तो दोनों मिलकर के बना लेते हैं 574 अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 चैन होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, और इनमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड की संख्या 574 होती है। विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि एक अल्फा चैन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक अल्फा चैन में 141 अमीनो अम्ल और एक बीटा चैन में 146 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एक हीमोग्लोबिन में कितने अल्फा चैन बीटा चैन, तो 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन पाए जाते हैं। और जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, बिंदु परिवर्तन होता है, तो बीटा चैन में ही परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन के कौन से चैन में उत्परिवर्तन होने पर ब्लड का आकार सिकल शेप हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, तो बीटा चैन में उत्परिवर्तन होता है, ये बिंदु परिवर्तन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम गुणसूत्र के उस डीएनए खंड को देखेंगे जहां पर बिंदु परिवर्तन हुआ है। अब देखते हैं गुणसूत्र में हम उस खंड को देखेंगे जहां पर बीटा चैन में उत्परिवर्तन हुआ है। ये सामान्य डीएनए खंड है। डीएनए खंड में हम उस जगह पर देखेंगे जहां पर म्यूटेशन हुआ है, उत्परिवर्तन हुआ है। तो ये सामान्य गाग होता है, GAG ग्वानिन
एडिनोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, इनका पेयरिंग, ग्वानिन का पेयरिंग साइटोसिन के साथ, एडेनिन का पेयरिंग थायमिन के साथ और ग्वानिन का पेयरिंग साइटोसिन के साथ होता है। और जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो ये डीएनए के जो सीटीसी, साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन, ये वाला खंड होता है, ये वाला जो स्टैंड होता है, इसी को टेम्पलेट के रूप में, सांचे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अपोजिट ही एमआरएनए बनाई जाती है। तो ये जीएजी हो जाते हैं नॉर्मल व्यक्ति में जो डीएनए खंड है, इसको बताया जा रहा है। अब यहां से ट्रांसलेशन होगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है, अनुवादन कहलाती है। इस प्रकार देख सकते हैं यहां पर नॉर्मल जो व्यक्ति है, सामान्य ब्लड के आकार वाला, गोलाकार वाला, उनमें वैलिन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन, ये 8 हैं। बहुत सारे एमिनो एसिड पाए जाते हैं बीटा चैन में, ये क्योंकि बीटा चैन को ही बताया गया है, तो हम उस बीटा चैन के उस हिस्से के एमिनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर उत्परिवर्तन होने वाला है, जहां पर उत्परिवर्तन हुआ है। ये मत समझिएगा कि केवल ये 8 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये 8 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 8 ही एमिनो एसिड हैं, यहां पर केवल उस जगह के 8 एमिनो एसिड के बारे में चर्चा किया गया है। तो 6वें नंबर पर देख सकते हैं नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड, फिर 7वें में भी ग्लूटामिक एसिड, फिर लाइसिन है। अगर ऐसा सीक्वेंस रहता है तो सामान्य बीटा चैन बनता है और ब्लड का जो आकार है वो सामान्य गोलाकार बनता है। जब व्यक्ति में पॉइंट म्यूटेशन हो गया है, बिंदु परिवर्तन हो गया है, एक बेस पेयर में चेंजेस हो गया है, बदलाव हो गया है, इस कारण से यहां पर एडेनिन के स्थान पर थायमिन आ गया। अब देखिए, अब इसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो इस खंड का टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल होगा और जहां पर गाग बनता था अब ये बन जाएगा गुग, क्योंकि एडेनिन के साथ थायमिन को जुड़ना चाहिए था, लेकिन एमआरएनए में या आरएनए में थायमिन नहीं पाई जाती, उसके जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। अब इनका जब आगे ट्रांसलेशन होता है, तब ट्रांसलेशन होता है तो नॉर्मल पहला वाला तो वैलिन ही बनता है, दूसरा हिस्टीडीन ही बनता है, तीसरा एमिनो एसिड ल्यूसीन ही बनता है, चौथा थ्रियोनिन ही बनता है, पांचवा प्रोलिन ही बनता है। लेकिन 6वें नंबर पर आप देख सकते हैं बदलाव हो गया है। ये 6वां नंबर, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये 7वां और ये 8वां। तो आप देख सकते हैं 6वें नंबर पर बदलाव हुआ है। ये ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन ये वैलिन आ गया, क्योंकि एक बेस पेयर में चेंजेस हुआ है, बिंदु परिवर्तन हुआ है, इस कारण ग्लूटामिक एसिड के जगह में वैलिन आ गया। इस कारण से जो बीटा चैन होता है वो उत्परिवर्तित बीटा चैन बनाता है और जो ब्लड होता है वो गोलाकार ना होकर के सिकल के आकार का हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सामान्य ब्लड की जो जीवन क्षमता होती है वह 100 से 120 तक की होती है। उनमें ऑक्सीजन संवहन करने की क्षमता ज्यादा होती है, वह फ्लेक्सिबल होता है। और जो सिकल के आकार का ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन की संवहन करने की क्षमता कम होती है, यह हार्ड होता है, इस कारण से जल्दी टूट जाता है और इनका जो जीवन काल होता है 10 से 20 दिनों तक का होता है।
चलिए, अब सिकल के आकार के ब्लड जब हो जाते हैं तो उनमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं ये देखते हैं। सिकल के आकार के ब्लड वाले को थकान एवं कमजोरी होती है, जल्दी से थक जाते हैं और उनमें कमजोरी आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन संवहन करने की क्षमता कम होती है और ऑक्सीजन कम जाएगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कम होगा और कम ऑक्सीकरण होगा तो उतना एनर्जी नहीं मिलेगा जितना एनर्जी उनको मिलना चाहिए। चलिए, अब हम लक्षण की बात करते हैं। पहला, जो सिकल के आकार के ब्लड वाले होते हैं, जो सिकलिन के मरीज होते हैं, उनको थकान एवं कमजोरी जल्दी होने लगता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं और ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं तो उनमें भोजन का ग्लूकोज का विघटन नहीं होगा तो उनको ऊर्जा नहीं मिलती। इस कारण से कम काम करते हैं, थकावट ज्यादा लगता है। बार बार संक्रमण, सिकलिन से ग्रसित जो भी व्यक्ति होते हैं उनको बार बार संक्रमण होते रहता है। हड्डी में दर्द, ऐसे सिकल सेल एनीमिया वाले मरीज में हड्डी में दर्द बना रहता है। प्लीहा का फूल जाना, जो स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है वह फूल जाता है। बच्चों का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो ये था क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए अब हम उपचार के बारे में देखते हैं। अब हम उपचार के बारे में बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। तो इनको हम उपचार के लिए दवा सामान्य जो होती है फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड जो दवा होती है यह ब्लड बनने की प्रक्रिया को, आरबीसी बनने की प्रक्रिया को बढ़ाती है। काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है, उस स्थिति में ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड जो है चढ़ाया जाता है। क्यूरो ट्रांसप्लांट में या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके बोन मैरो को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है ट्रीटमेंट देके, और फिर जो हेल्दी स्टेम सेल होते हैं उनको इनफ्यूजन शरीर में चढ़ा दिया जाता है और लगभग 2 से 4 हफ्ते के अंदर ये जो स्टेम सेल होते हैं वो बोन मैरो में चले जाते हैं, अपना जगह बना लेते हैं और प्रॉपरली स्थायी हो जाते हैं और नॉर्मल आकार के ब्लड बनाने लगते हैं। और स्टेम सेल वह सेल होता है जो कि पूरे शिशु को बना सकता है, भ्रूणीय अवस्था में या अंग को बना सकता है। और यहां पर ऐसे स्टेम सेल को ट्रांसप्लांट किया जाता है जो कि ब्लड से रिलेटेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इस प्रकार के सेल को बनाते हैं। आगे टीका, क्योंकि ऐसे सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित मरीज को काफी ज्यादा संक्रमण होता है तो उनको टीका, एंटीबायोटिक्स प्रॉपर दिए जाते हैं। अब लास्ट में चलिए आगे देखते हैं। लास्ट में हम ये देखेंगे कि यह एक आनुवंशिक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, तो शादी करने से पहले उचित काउंसलिंग करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है कि नहीं, क्योंकि जागरूकता से ही सिकल सेल एनीमिया को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति की शादी जो वाहक होंगे उनके साथ ये सामान्य है। इस स्थिति में कोई व्यक्ति सामान्य रहेगा, इस स्थिति में
अगर एलील ब्लड को बनाने वाले एलील इस अवस्था में है तो वह व्यक्ति सामान्य होगा, इस अवस्था में रहेगा तो वाहक होगा, और इस अवस्था में ग्रसित होगा। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।